नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र जारी किया और इस श्वेत पत्र में क्या है? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उस समय क्या हुआ? खास तौर से जो वित्तीय प्रबंधन या कुप्रबंधन जो भी आप समझें, उसके बारे में लेखा-जोखा था। उस सरकार ने क्या-क्या किया, उसे क्या करना चाहिए था और क्या उसने किया और उसका अंजाम हमारी अर्थव्यवस्था को और अल्टीमेटली देश को और देश की जनता को कैसे भुगतना पड़ा। जाहिर है इसके संकेत हैं और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है, इसका भी ब्यौरा है। तो एक तो श्वेत पत्र मोदी सरकार लेकर के आई, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से ठीक पहले श्वेत पत्र क्यों लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे, बृहस्पतिवार को ही कांग्रेस भी एक काला पत्र लेकर के आई, जिसको उन्होंने ब्लैक पेपर का नाम दिया। तो इस ब्लैक पेपर में क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वो ब्लैक पेपर ही क्यों लेकर के आई, उसे ब्लैक कलर ही क्यों पसंद है, क्योंकि आपने देखा होगा पार्लियामेंट में एकाधिक बार वो काले कपड़ों में भी पहुंचे थे। कांग्रेस के कई सीनियर नेता, यहाँ तक कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब काले कपड़े पहन करके पहुंचे थे। तो ये क्या ब्लैक पेपर नाम की भी कोई चीज होती है? और श्वेत पत्र के जवाब में श्वेत पत्र ही क्यों नहीं लेकर के आए, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक और आर्थिक मामलों के ज्ञाता, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विजय सरदाना साहब। तो विजय जी को जोड़ करके चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। विजय जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। साहब, पहले तो ये बताइए कि श्वेत पत्र होता क्या है, इसको पेश क्यों किया जाता है और चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार श्वेत पत्र क्यों लेकर के आई है? ओंकार जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन। सर देखिए, व्हाइट पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि वस्तु स्थिति को जनता के या जो भी ऑडियंस है उसके सामने रखना। और इसको व्हाइट पेपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तथ्यों के आधार पे बात की जाती है। कहने को तो हम पॉलिसी पेपर भी कह सकते हैं, कहने को तो हम इसको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जब व्हाइट पेपर की बात की जाती है तो व्हाइट पेपर का बेसिक पर्पस ये होता है कि फैक्ट्स बेस्ड हम जो भी बात कह रहे हैं इसके अंदर वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है और ये वस्तु स्थिति को सबके सामने रखती है। तो ये होता है सर व्हाइट पेपर। और जहां तक बात कही आपने कि ब्लैक पेपर क्या होता है, तो सर ब्लैक कलर तो इज ए मैटर ऑफ प्रोटेस्ट। अब वो प्रोटेस्ट का आधार क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है, तो वो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल चीज होती है कि जिसको आप बोल रहे हैं ब्लैक पेपर, वो क्या है। तो वो मेरे हिसाब से अगर वो कह रहे हैं तो उनका मतलब ये है कि उनका ये प्रोटेस्ट नोट है और वो शायद ये जुठलाने की या अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार, जिसको आप अथॉरिटेटिव पेपर बोल सकते हैं, अथॉरिटेटिव इसलिए क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होता है, तो वो उचित नहीं है या वो सही नहीं है। इसलिए हम मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है व्हाइट पेपर की, हम उसके विरोध में ये चीजें लेके आए। और चुनाव से ठीक पहले ही श्वेत पत्र क्यों आया है सरदाना जी? देखिए सर, चुनाव में जो इस समय स्थिति है हिंदुस्तान में, अगर आप देखें तो चुनाव में कई मुद्दे होते हैं। एक मुद्दा होता है आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, जनता जानना चाहती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। दूसरा होता है सामाजिक स्थिति के बारे में, जिसको आप लॉ एंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, कि समाज में जो स्थितियां हैं, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, क्या वो सेफ है, नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और आपने राज्य सरकारों में देखा, योगी सरकार को जो कहा जाता था पिछली बार जब दोबारा चुन के आए, तो यही कहा जा रहा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर जनता
चाहती है कि योगी सरकार की तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो वो वहां की परिस्थितियां थी। इसी तरह से आप फॉरेन अफेयर्स की बात कर सकते हैं। जिस तरह आज मालदीव में स्थिति चल रही है, वहां फॉरेन फॉरेन अफेयर जो फॉरेन रिलेशन है उसके कारण वहां क्राइसिस हो रहा है। चाहे टूरिस्ट कम हो रहा है, उसका असर इकोनॉमी पे आ रहा है, या बाकी जो क्राइसिस हो रही है, डेट क्राइसिस हो रहा है, ये सब फॉरेन अफेयर्स और आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र देश हैं, उनसे आपके क्या संबंध है, ये उस एंगल को भी लेके चलता है। और बाकी जो चीजें आती हैं डेवलपमेंट की, विकास की, ये चीजें अपनी जगह है। तो कई डायमेंशंस होते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। अब आप भारत की स्थिति पे आइए। यहां पे अगर मैं ये कहूं कि पिछले 10 साल में वर्चुअली ऑपोजिशन इज टोटली इन शैम्बल्स। अब विरोध नाम की कोई चीज रही नहीं, तो ऑपोजिशन आपके पास बचा नहीं। फॉरेन अफेयर्स पे मोदी सरकार का काम जनता को पसंद आ रहा है। बाकी रही बात सामाजिक आर्थिक जो सामाजिक स्थिति की, लॉ एंड ऑर्डर की काफी हद तक कंट्रोल है, चाहे वो नक्सलाइट्स की बात हो, टेररिज्म की बात हो, ओवरऑल क्राइम सिनेरियो हो। हाँ, मैं नहीं कहता कि समाज में क्राइम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एक इंसानी कमजोरी होती है। तो जब तक दुनिया में इंसान रहेंगे, क्राइम रहेंगे, लेकिन उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये सरकारों का काम होता है। उस स्थिति में भी मोदी सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं। लेकिन जो इस समय सबसे बड़ा जो प्रेशर मोदी सरकार के ऊपर आएगा, वो आएगा एम्प्लॉयमेंट को लेके। जो युवा वर्ग है वो एम्प्लॉयमेंट को लेके ये कहेगा कि मोदी साहब ने रोजगार के लिए क्या किया, देश में खुशहाली के लिए क्या किया। तो वो जो मुद्दा आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, उसको काउंटर करने के लिए, उसकी हवा निकालने के लिए पहले ही मोदी साहब ने ये व्हाइट पेपर इसलिए इशू कर दिया ताकि मीडिया उसकी चर्चा करे। जो मेंटल परसेप्शन बन रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको एड्रेस कर सके। पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उनको तथ्य मिल सके। बाकी जो टीवी डिबेट्स होती हैं उसमें उन तथ्यों पे चर्चा हो सके। तो ये एक प्रीएम्प्ट मूव है मोदी सरकार का कि इकोनॉमी, खासकर एम्प्लॉयमेंट और रिलेटेड एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक डायमेंशन है समाज का, उसके ऊपर कल को कोई बहुत ज्यादा ऐसी चर्चाएं शुरू ना हो जाए जिससे जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने काम किया है उस पे कुछ धूल पड़ने लग जाए। तो ये उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए और एक दिशा देने के लिए कि इकोनॉमिक डायमेंशंस में, टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया में कैसे और क्या क्या मुद्दों पे डिबेट हो, उसको डायरेक्शन देने के लिए ये एक व्हाइट पेपर निकाला गया है। एक दिन पहले ही राज्यसभा में जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उसका जवाब देते हुए, तो उन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे विजय जी, और उनमें एक पॉइंट ये भी था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये माना था कि जो टेंडर्स जिस तरीके से छोड़े जा रहे हैं उनमें गड़बड़ियां हो रही हैं। जो खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट में जो अनाज के वितरण का आपूर्ति का मसला है उसमें भी गड़बड़ियां हैं। अलग अलग योजनाओं में जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें थी, उनमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह ने गड़बड़ियां मानी थी और ये कहा था कि इन सब में सुधार की जरूरत है। जीएसटी की भी जरूरत बताई थी कि टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ी है और इसको सुधार किया जाना चाहिए, इसके लिए जीएसटी लाई जानी चाहिए। फिर क्या वजह है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आर्थिक सुधार करने शुरू किए, लीकेज को बंद करने की कोशिश की, विमुद्रीकरण भी किया, जीएसटी भी लेकर के आए। जीएसटी का अब कलेक्शन हम देख रहे हैं कि 1,60,000 करोड़ से ऊपर ही जा रहा है हर बार। अब वो 1,64, 1,70, 1,71, यहाँ तक के 1,84 तक भी पहुंचा है। तो इनका विरोध क्यों कर रही है सर ये कांग्रेस पार्टी? सर, ऐसा है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो उन्होंने कहा, दो बातें बहुत क्लियर थी। और ये आज की बात नहीं है। आपने बुक भी देखी, पढ़ी होगी, और उस पे अगर मैं ये कहूं कि मूवी भी बनी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेके, तो वो बात बहुत क्लियर थी। ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में अगर मैं ये कहूं कि एक
कोलिशन पॉलिटिक्स की विवशताएं क्या होती हैं, मजबूरियां क्या होती हैं, वो मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत क्लियरली हमारे सामने रखा है। क्योंकि उस समय जो यूपीए था, उसके अंदर जो पूरा जिसको कहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें कोटा जैसा सिस्टम था कि अगर हम 15 पार्टियां सत्ता में हैं, सबको कुर्सी देनी है, तो किसी ने का डिमांड की कि हमें आप टेलीकॉम दे दो, किसी ने डिमांड की हमें आप एयरलाइंस दे दो, और वो उनके अकाउंट में जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है कि अब आपको रेलवे दे दिया गया, आपको ट्रांसपोर्ट दे दिया गया, आपको हाईवे दे दिया गया, आपको कुछ और बिजली का विभाग दे दिया गया। आपको पता है कि जब ये नेता चुनाव लड़के आते हैं तो इनका सबसे पहला एजेंडा ये होता है कि जितना चुनाव में खर्चा किया है पहले उसको तो वसूलो, क्योंकि पिछली बार तो हम अब अगली बार कैसे लड़ेंगे अगर पैसा नहीं कमाया। और जब आप इस तरह की कुर्सियों पे आते हैं, चाहे वो आप कोल मंत्रालय है या टेलीकॉम है या आईएनबी है, जहां पे भी, और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रहेगा कि जितने भी लोग सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी मंत्री लड़ता है वो उसी डिपार्टमेंट के लिए लड़ता है जहां पे स्पेंडिंग होती है। अर्निंग डिपार्टमेंट में कोई नहीं जाना चाहता, वहां पे जाना चाहेंगे जहां पे रेवेन्यू खूब हो, आप खर्चा कर सको, अपने लोगों को ओबलाइज कर सको, ठेकेदारों के साथ काम कर सको। इसलिए आप देखोगे कि जब भी सरकारें आती हैं, चाहे वो बनी बनाई सड़क हो, उसको तोड़ के नई बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ठेकेदारी का काम है, उसमें कमीशन का काम। और किसी को नहीं पता कि वहां पे स्पेसिफिकेशन क्या थे। आपके मोहल्ले में सड़कें बनती हैं, एक आदमी आएगा, ऊपर पतली सी एक लेयर डाल के चला जाएगा। अब आपको ये नहीं पता एज ए सिटीजन कि वहां पे 1 इंच की लेयरिंग होनी थी, 4 की होनी थी, कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल क्या होना था, क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या होना था, किसी को कुछ नहीं पता। ठेका निकला, ठेकेदार को कहा गया भाई आप 20, 30, 40% जमा करा दो पार्टी फंड में या हमारे खाते में, और बचे हुए में से आपको जो करना है करो, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, हमें आगे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिर अगले साल फिर सड़क टूटेगी और फिर दोबारा बनेगी। तो ये सारे जो पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे को कैसे अपनी जेब में डाला जाए, ये सारी स्कीमें इसी तरह से बनती है। तो ये बात तो बहुत क्लियर थी, और यही मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत क्लियरली दिखाया, चाहे वो जब वो बोला जाता था कि साहब एनवायरमेंटल क्लियरेंस विच बिकेम मैंडेटरी। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए या चलाने के लिए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस समय आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन बन रहे थे। आपने कहा कि भाई हम 100% ईएयू की बात हो रही है। अब 100% ईएयू जिसको चाहिए वो चंदा जमा कराए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे एक्साइज और लोकल टैक्सेस का बेनिफिट मिलता था। तो हर जगह पे एक सिस्टम बना था। उसका खामियाजा ये हुआ कि डेवलपमेंट पे फोकस ना होके करप्शन पे पूरा फोकस रखा, और हर आदमी ने वसूली करी। अब प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी क्या है? जो मनमोहन सिंह जी ने बार बार आपने जो व्याख्यानों की बात करी, उनका यह कहना था टेंडर प्रोसेस में सुधार होना चाहिए। कर सकते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स में यह था कि आपने मुझे कहा है कि मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मेरे खाते में रहेगा, अब आप कौन है टांग अड़ाने वाले? और ये जो समस्या थी इस पूरे प्रोसेस में, जिसने मनमोहन सिंह जी के जो अपना टेन्योर था 10 साल का, उसको जो आज व्हाइट पेपर कह रहा है कि लॉस्ट डिकेड, उसके नाम से इन्होंने उस बात को फोकस किया। तो ये पूरी स्थिति रही सर व्हाइट पेपर की, और जो मनमोहन सिंह जी ने कहा, जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा, ये वही बात को दोहराता। जी सर। ये जो व्हाइट पेपर आया है 2014 से पहले की जो चर्चाएं की गई हैं इसमें, उसमें कहा गया है कि देश में किस तरह के शासन, आर्थिक और राजकोषीय संकट थे, इसकी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा 15 घोटालों का जिक्र किया गया है। इनमें 2G स्कैम भी है, कोयला घोटाला भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी है, और तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा गया है कि साहब यूपीए सरकार ने देश की जो आर्थिक नींव थी उसको कमजोर कर दिया। रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई, बैंकिंग सेक्टर जो है वो संकट में आ गया, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई, भारी कर्ज लिया गया,
और राजस्व का गलत इस्तेमाल किया गया। जी। देखिए, ये बातें बिल्कुल सही हैं और व्हाइट पेपर में इन बातों को बाकायदा डिटेल में दिया गया है। तो जैसा आपने कहा कि भई सेक्टर बैंकिंग सेक्टर थे, उसमें 16% एनपीए था। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 16% एनपीए का मतलब है कि अगर बैंक का वो पूरा का पूरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो बैंक तो वैसे ही दिवालिया हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने इतना लोन दे दिया और वो सारा का सारा ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि बैंक कितना कमाता है? बैंक की अपनी इनकम होती है 3% एवरेज। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक आप एफडी करते हो, मैं और आप अगर एज़ अ सिटिज़न एफडी करते हैं, अगर हमें बैंक 6% मान लीजिए एफडी का रिटर्न देता है या 7% देता है, उसमें 3% जोड़ के वो मार्केट में देता है क्योंकि ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि 3% बैंक का खर्चा होता है। अब 16% का मतलब है कि बैंक ने जो 6 साल कमाए, वो सब ज़ीरो हो गए। इसका मतलब ये है कि 6 साल तक बैंकों ने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ खर्चे ही किए। उसको आप डबल कर दो। इसका मतलब 12-15 साल तक आपका बैंकिंग सिस्टम वर्चुअली डिफेक्ट रहेगा क्योंकि उनके पास काम करने का कोई पैसा ही नहीं बचेगा। जितना उनको मिलेगा वो सारा का सारा। तो इस स्थिति में जब बैंकों के पास अपना पैसा नहीं रहेगा, बैंक कैसे चलेंगे, वो लोन कैसे देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा फंस गया। अब जनता अगर कहेगी हमारा पैसा दे, तो बैंक कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं, हम कैसे दें। तो जिसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है रन ऑन द बैंक, बैंक दिवालिया घोषित होगा। अगर बैंक दिवालिया घोषित होंगे तो सर देश की साख का क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा संकट होता है, वित्तीय संकट, क्योंकि इसके जिसे कहते हैं कि चेन रिएक्शन होता है कि एक बैंक खराब हुआ तो दूसरे लोग जो बाकी बैंकों में पैसा रखा हुआ लोग उसको निकालने लगेंगे, वो भी बैंक कहेगा मेरे पास अब पैसे नहीं बचे, वो दिवालिया होगा। तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी जनता के सामने सरकारें खुल के नहीं बताती हैं कि वास्तव में बैंकिंग कंडीशन क्या है, क्योंकि इससे जो एक डर बैठ जाएगा समाज में, वो बैंकिंग सिस्टम के लिए घातक है। बैंकों पे भरोसा बनाए रखना ये सरकारों की जिम्मेवारी है। और इसीलिए बार बार इस बात को कहा गया कि भाई जो अगर आप देखें इसमें एक बहुत कहा गया बैंकिंग क्राइसिस इन 2014 वाज मासिव एंड एब्सोल्यूट सम एट स्टेक वाज टू लार्ज। अभी भी नंबर नहीं बता रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस समय करीब 40 लाख करोड़ के आसपास का जो लोन था वो स्टेक पे था, क्योंकि 4 के अंदर जो बैंकों की तरफ से जो एडवांसेस दिए गए थे वो करीब 6.5 लाख करोड़ के थे जब यूपीए आई थी। लेकिन 10 साल में ये जो बैंक के एडवांसेस थे ये बढ़ के हो गए थे ऑलमोस्ट लाइक 40 लाख करोड़, 10 गुना 10 साल में। इसका मतलब जिसने पैसा मांगा उसको दे दिया, और ये हकीकत है। उस समय मैं बार बार इस बात को कह रहा था और मैं आज उस बात को खुद दोहरा रहा हूं कि आपने कहा जी बैंक वालों ने पैसा दे दिया। बैंक वालों ने क्या किया था कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म हायर कर ली थी, कोई मैकेंजी, कोई E&Y, कोई XYZ। उनसे रिपोर्ट्स बनवाई, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, 2,000 करोड़, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने, बड़े बड़े नाम इस्तेमाल हुए कंसल्टेंसी में। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट व्यापारियों को दी, उन्होंने वो रिपोर्ट बैंक में जमा कराई और बैंक से पैसा ले लिया। ये बाद में सब एनपीए बने। उस समय भी मैंने कहा था कि सबसे ये इन्वेस्टिगेशन हम क्यों नहीं करते कि ये जो फर्जी रिपोर्टें थी ये किसने बनाई। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप लिख रहे हो उस पर, क्या वास्तव में प्रोजेक्ट फिजिबल था या प्लांटेड था। ये कौन चेक करेगा कि हिंदुस्तान के बैंकों के साथ जो धोखाधड़ी हुई उसमें सबसे पहले वो फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले लोग कौन थे। क्योंकि अगर वो बड़े नाम नहीं होते और कोई छोटा कंसल्टेंट बना के देता तो बैंक पैसा नहीं देता। अब बैंक के सामने आपने बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के नाम रख दिए और कहा कि हमें 5,000 करोड़ दे दो, 4,000 करोड़ रुपए दे दो। बैंकों ने कहा यार ये हमसे ज्यादा जानते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े कंसल्टेंट है, अच्छा ही किया होगा। बैंकों ने भी दे दिया क्योंकि उसमें बैंक मैनेजर्स को भी कवर मिल गया कि सर बेस्ट ऑफ द कंसल्टिंग की रिपोर्ट आ रही है, हम कैसे क्वेश्चन करें। और वहां पे फिर मिली भगत हुई, चाहे वो बैंक के बड़े अधिकारी रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे हो,
वो स्टोरियां अलग हैं। आप अगर बैंकिंग सिस्टम में बैठ के अगर आप बात करें लोगों से तो वो कहानियां अलग समझ में आती है। आज वो सब सम्मानीय बैंकर भी हैं कई उनमें से, जिनको भारत सरकार ने पद्म अवार्ड भी दिया है। लेकिन आप बैंकिंग सिस्टम में बात करें तो लोग उन पे भी सवाल उठाते हैं कि इन्होंने जो गोरख धंधे किए थे इस पे कौन नजर रखेगा। तो ये कई काम है सर, ये एक आदमी से नहीं होता है, ये भी एक पूरा अपने आप में एक रैकेट होता है। लेकिन बात वही आती है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। और यही कारण रहा कि एनपीएस बढ़ते गए, और जब अनवायबल प्रोजेक्ट थे बैंकों ने लोन दे दिया, जब ना वो प्रोजेक्ट लगे, क्योंकि आपको एक तो चलो पैसा मिल गया बैंक से, अब प्रोजेक्ट लगाने के लिए आपको लेना है एनवायरमेंट क्लियरेंस। आपको पता है कि यहाँ पे 4,000-5,000 करोड़ का एक कोई बड़ी रिफाइनरी लगनी है। अब मंत्री जी बैठ गए फाइल पे कि पहले 100 करोड़ हमें भी दे दो। अब ये बार्गेनिंग करने में कि भैया 100 करोड़ नहीं, ज्यादा है, आप 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, इनमें महीनों लगते हैं। और तब ये लोग भूल जाते हैं कि 5,000 करोड़ के ऊपर ब्याज का मीटर चल रहा है। और अगर 10% भी, अगर मान लीजिए 12% भी उस समय ब्याज था, क्योंकि उसमें एफडी के रेट भी ज्यादा थे, अगर 12% भी ब्याज था तो महीने का 1%, 1% का मतलब ये हुआ कि हर महीने 50 करोड़ रुपए का तो ब्याज बन गया। और अगर आपने रिश्वतखोरी के मैनेजमेंट में 6 महीने लगा दिए तो सर 300 करोड़ रुपए का तो ब्याज ही चढ़ गया, वो प्रोजेक्ट वायबल कैसे होगा। तो ये जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत घातक घालमेल था। मैं ये नहीं कह रहा कि आज स्थितियां सुधर गई हैं, आज भी ग्राउंड लेवल पे करप्शन है। उम्मीद है मोदी जी अगले टर्म में उस गंदगी को भी साफ करेंगे, नहीं तो इस देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इस देश में बेरोजगारी बनी रहेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दुखी रहेंगी। वहां पे अभी मोदी जी को काम करना बाकी है, बाकी काम तो वो का बहुत कुछ कर चुके। तो ये आपने है सर नॉन बैंकिंग। जी, जी। आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की है, लेकिन हमने ये देखा कि जो इनका पहला कार्यकाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, एनपीए को लेकर के, ये तो उल्टे मोदी सरकार को घेरते थे। और चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो, सबके देश से भागने को लेकर के भी मोदी सरकार को ही घेरने की कोशिश करते थे। मुझे एक और सीन याद आ रहा है, घटना याद आ रही है। कटसी कॉल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मनमोहन सिंह से मिलने के लिए चले गए थे और उस पर राहुल गांधी का बहुत ही बचकाना बयान आया था कि चूंकि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए मनमोहन सिंह जी की सलाह की जरूरत पड़ रही है इन लोगों को। कैसा लगता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह की बचकानी हरकतें की जाती हैं? और मनमोहन सिंह के समय वो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, भारत 11वें नंबर पर था, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गई है। क्या ये अपने आप में इनको जवाब देने के लिए काफ़ी नहीं है? तो देखिए, ऑपोजिशन का काम है बात का बतंगड़ बनाना। इसमें मैं, राहुल गांधी जी ने कहा, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, उनको, मेरे को तो नहीं लगता कि कभी अपनी जिंदगी में वो मोदी साहब की तारीफ करेंगे, चाहे वो उनको गोल्ड मेडल ही दे दे। कल को अगर मान लीजिए कि उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल जाता है, या बेस्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया का भी अगर मोदी जी अवार्ड दे दे, या राहुल गांधी को भारत रत्न की भी उपाधि दे दे, तो राहुल गांधी का बयान यही आएगा कि इसमें मोदी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब मेरा किया हुआ है। तो वो तो देखिए, आप उस मुद्दे को भूल जाइए, मैं उसमें, हम क्यों चर्चा में टाइम लगाए जब पता है कि वहां एक दूसरे के खिलाफ ही स्टेटमेंट आने। सवाल इस बात का है, जब आपने एनपीए की बात करी, देखिए पहले साल में जब मोदी साहब ने सरकार इसमें शुरुआत की, आपको याद होगा कि सबसे बड़ा जो फोकस हुआ था वो हुआ था इंसॉल्वेंसी एक्ट को लेके। पहले क्या होता था कि कंपनी घाटे में है, बैंक को लोन नहीं चुका पा रही है, वो कंपनी बंद हो जाती थी, सैकड़ों केस चलते रहते थे, एम्प्लॉयज का अलग, बैंकों का अलग, सप्लायर्स का अलग, कस्टमर्स का अलग, जिसने एडवांस दिया उसका अलग, दुनिया भर के केसेस चलते थे और रास्ता नहीं निकलता। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि आप मैनेजमेंट को निकाल बाहर करिए।
प्रॉब्लम मैनेजमेंट में है ना, कंपनी में नहीं है। इसीलिए जब देखा कि ये कंपनी ठीक नहीं कर रही है, जरूरत से ज्यादा कर्जा लिया हुआ है, ये चुका नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उनको एनपीए डिक्लेयर करो और मैनेजमेंट को हटाओ, नया मैनेजमेंट बैठाओ, वो उसको चला लेगा। जिसको खरीदनी है वो कंपनी वो खरीद ले, कम से कम वो एसेट्स जो देश में लगे हुए हैं, जिनमें पैसा लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनियां बंद ना हो। और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा काम हुआ था। दूसरा क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि कुछ लोग जो भागे, जो वास्तव में फर्जी थे, जिनके पास एसेट्स भी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आपने मेहुल चोकसी का नाम लिया, वो फर्जी डायमंड बना के डुप्लीकेट को, कांच के टुकड़ों को उसने डायमंड कर करके शोरूम में रखा हुआ था। यहां तक कि आपने अगर ध्यान दिया हो तो प्रियंका चोपड़ा जब उनका एड करती थी, यस, तो उन्होंने 50 लाख रुपए का जो डायमंड दिया था वो एक्चुअली कांच था, जो उसको गिफ्ट दिया था। बाद में आया कि जो गिफ्ट दिया था प्रियंका चोपड़ा को मेहुल चोकसी ने, वो एक्चुअली डायमंड था ही नहीं, वो कांच का टुकड़ा था। अब सवाल यह है कि जो आदमी इस लेवल तक फ्रॉड कर रहा है, उसको पता है कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए। उसने इधर उधर या तो पैसा खर्च दिया शोबाजी में, क्योंकि उस समय आप देखोगे मेहुल चोकसी की जो कंपनी थी वो लगातार फिल्म फेयर अवार्ड स्पॉन्सर करती थी, बड़े बड़े ऐड आते थे रोज, वो सब ब्रांडेड, जिसे कहते हैं शोबाजी थी, उसमें पैसा बर्बाद हो गया। जब पैसा बचा नहीं, लगा कि वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे, तो भाग लिए और आज तक फरार है। तो अगर उस समय थोड़ी सी गलती मोदी साहब से ये हो गई कि आपने ये एंटिसिपेट कर लिया कि हम इनको पकड़ लेंगे, लेकिन ये लोग फरार होने लग गए। लेकिन आज अच्छी बात क्या है कि जैसे ही कोई इस तरह का लोग फरार होने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उन पे लुकआउट नोटिस और एयरपोर्ट में इंस्ट्रक्शन चली जाती है, इनको नहीं जाने देना, क्योंकि आपके पास उनका आधार नंबर है, पैन नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, सब कुछ है। तो आज डिजिटाइजेशन से क्या हुआ कि आप अगर दिल्ली में बैठ के, सीबीआई ही अगर उनके इमिग्रेशन काउंटर पे नंबर डाल देगी कि इस पासपोर्ट को होल्ड करना है, तो हिंदुस्तान के किसी भी टर्मिनल से वो आदमी बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही उसका पासपोर्ट नंबर आएगा, तो वहां जो अधिकारी बैठा है उसको तुरंत कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि इस आदमी को पकड़ लो। तो तुरंत पुलिस को बुला के, कंसर्न ऑफिसर्स को बुला के कहेगा, यार भाई साहब जरा साइड में आ जाओ, बात करनी है आपसे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिजिटाइजेशन का फायदा हुआ है। नहीं तो आप पहले हिंदुस्तान में 25 एयरपोर्ट थे, अब कहाँ चिट्ठी पहुंची नहीं पहुंची, सुबह वाले ने चिट्ठी पढ़ी, शाम वाले ने नहीं पढ़ी और फरार हो लिए, तो बड़ी दिक्कतें थी। तो डिजिटाइजेशन का फायदा ये भी हुआ है कि आप क्राइम को भी और क्रिमिनल्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो शुरू में खामियां थी, गलतियों से मोदी सरकार ने सीखा। उसके बाद कौन फरार हुआ? मेहुल चोकसी या विजय माल्या, वो उस समय का 1 साल 2 साल का टाइम छोड़ दीजिए, उसके बाद बताइए कौन फरार हुआ? तो ये बात होती है। तो मुझे लगता है कि गलतियों से सीखा जाता है, और शुरू में आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह के फ्रॉड लोग होंगे और फरार हो जाएंगे। अब ठीक है, अब सरकार को समझ में आ गई। बड़े अंतर आप क्या देखते हैं मनमोहन सिंह के 10 साल के और नरेंद्र मोदी सरकार के ये 10 साल के? हम 2008 को भी ना भूलें, जो वैश्विक मंदी का दौर था और जिसमें कई अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी। पर क्या वो सब उपाय नहीं किए जाने चाहिए थे? मंदी का दौर तो इनके दौर में भी आया है। अगर हम मंदी का दौर ना कहें तो कोविड काल तो आया ही है, जिसमें बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल हो गई दुनिया की, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को उतना बड़ा झटका नहीं लगा, बल्कि उससे उबर करके हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते रहे, वो क्यों नहीं संभाल पाए उन चीज़ों को, जब वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था 2008 में, और उसके बाद तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। ना पॉलिसीज़ के मोर्चे पर हम कंसिस्टेंसी देख पा रहे थे, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस की बात आई और उसके बाद तो घोटालों का एक अनवरत सिलसिला भी शुरू हो गया। सर 2-3 चीजें थी। मैं वापस आता हूं उसी कोलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरियों को लेके। आपको इसको पूरी चीजों को 2-3 तरीके से देखना होगा। 2008 में मैं फाइनेंशियल मार्केट में काम करता था। मैं एक कंपनी का एमडी था जो फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट करती थी।
ब्रोकिंग हाउस, वन ऑफ द बिग ब्रोकिंग हाउस ऑफ इंडिया, उसकी कमोडिटी डिवीजन को मैं हेड करता था। क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड इस चीज के साथ रहा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं। उस समय हुआ क्या था कि पूरी दुनिया में जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, तो मार्केट बहुत ज्यादा लिवरेज थी। मतलब ₹1 की चीज आप ₹10 में या ₹50 में ट्रेड कर रहे थे, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे शेयर्स हो, चाहे कुछ हो, सब कुछ हवा में था। हर को लग रहा था कि बस अब तो दुनिया डूबेगी नहीं, अब तो बस हम क्लाउड 9 पे ही रहेंगे। लेकिन जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ, वो इतना बड़ा क्राइसिस था कि एक एक करके उसका कास्केडिंग इफेक्ट आया, बड़े से बड़े अमेरिका के बैंक भी धराशायी हुए। और क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ था, तो इसीलिए सबसे बड़ा जो क्राइसिस आया कि जो लिवरेज्ड मार्केट्स थे वो सब बर्बाद हुए, बैंक बर्बाद हुए, कंपनियां बर्बाद हुई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी बहुत पैसा लगा हुआ था। जिस आदमी ने ₹1 के शेयर को ₹10 में खरीदा और वो घट के ₹3 रह गया हो, तो आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या होगी। और लिवरेज मार्केट में ये होता है कि अगर आपका 10% भी गिर गया तो वर्चुअली आप जीरो हो जाते हो। तो ये स्थितियां हो जाती है। सवाल अब इस बात का है कि उस समय भी भारत ने अपने आप को काफी हद तक बचाया था। लेट्स बी वेरी क्लियर। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते थे कि सर मार्केट का क्या होगा, और मैं आपको बताऊं पर्सनली भी मैंने उस समय जब मार्केट क्राइसिस में था मैं शेयर खरीद रहा था। कारण बहुत सिंपल था, भारत की जो इनबिल्ट स्ट्रेंथ है, मनमोहन सिंह जी इसको जानते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी एज ए कोलिशन पार्ट, मतलब कि सरकार के प्राइम मिनिस्टर होने की। उनको समझ की कमी नहीं थी, लेकिन उनके हाथ पर बंधे हुए थे एक हिसाब से। और वही आप जो डिफरेंस पूछ रहे हैं मैं उस पर आऊंगा। जी जी। फर्क क्या हुआ उस पूरे प्रोसेस में? मैंने सबको एक ही बात कही कि ये जितना भी क्राइसिस हो रहा है, हिंदुस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल फंड्स थे, जो एफआईआईज थे, वो इसलिए पैसा निकाल रहे थे क्योंकि उनको डर इस बात का था कि जो हाथ में आया पहले लेके रख लो कैश, मार्केट में रखोगे और कोलैप्स होगा और नुकसान होगा। तो एवरीबडी वांटेड टू हैव कैश इन हैंड, मार्केट से निकल के जो हाथ में आ रहा है ले लो। उस चक्कर में भयंकर सेल्स हुई, मार्केट क्रैश हुए। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक रहा, ऐसा नहीं है कि आम जनजीवन में फर्क आया। उसके दो सबसे बड़े कारण थे। एक तो भारत की अर्थव्यवस्था चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारी जो मेन इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी, पहली बात। दूसरा, हिंदुस्तान में सेविंग का ट्रेंड है, तो हम लोग लोन लेके गुजारा नहीं करते। हम लोग अपने जितने सीमित साधन होते हैं, हिंदुस्तान के परिवारों में आपने देखा होगा आज भी ब्याज को बुरा माना जाता है। ये तो क्रेडिट कार्ड का जब से जमाना आया है, लोगों ने मतलब कि जो फाइनेंशियल सेक्टर ने लोगों को गलत आदतें सिखाई हैं। लेट मी पुट दैट वे। स्टॉक मार्केट के ब्रोकिंग सिस्टम ने हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स को गलत रास्ते पे डाला है, चाहे आप उसको फ्यूचर और ऑप्शन की बात करो। ये आम आदमी के लिए नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने लालच में समाज को गलत दिशाएं दी। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में इनबिल्ट स्ट्रेंथ थी, इसलिए हम बच गए। इसीलिए 2008 में जब पूरी दुनिया क्राइसिस में थी, हम जरूर झटका खाए साल डेढ़ साल, लेकिन हम वापस उसी तेजी से निकल के बाहर भी आए। पहली बात ये थी। मनमोहन सिंह और मोदी साहब के टेन्योर में फर्क ये है, मनमोहन सिंह को पता था क्या करना है, लेकिन उनकी मजबूरी थी, कोलिशन पॉलिटिक्स की, मंत्री भी उनकी नहीं सुनते। मोदी साहब के पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये रहा कि ये कोलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरियां नहीं है, और मोदी साहब डंडे के जोर पे काम कराते हैं। किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन को वायलेट कर ले। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की बात कोई सुनता नहीं था। यहां तक कि राहुल गांधी साहब ने जो बिल था वो पब्लिकली प्रेस क्लब में फाड़ दिया था। आज कोई करके दिखा दे मोदी साहब की सरकार में, है किसी की हिम्मत? कोई करके दिखा दे। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये सब चीजें फर्क है। इसीलिए कहा जाता है कि लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको याद होगा कि अक्सर समाज में इस बात की चर्चा होती थी कि यार हिंदुस्तान में ना थोड़े समय के लिए डिक्टेटरशिप चाहिए। क्यों? हम लोग इतने लापरवाह हो गए थे, हर आदमी कहता था सब चलता है, कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे लगता है कि ये जो पिछले 10 साल रहे, चाहे लोग कहे कि मोदी साहब डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि टफ है सिचुएशन, लेकिन सुधार तो हुआ है। अगर
दवाई कड़वी है तो उसका असर तो हुआ है। तो ये बात हमें समझने की है। तो ये डिफरेंस है मेजर बिटवीन टू लीडरशिप। एक था फ्रेजाइल लीडरशिप और एक है जिसको कहते हैं स्टर्न और टफ लीडरशिप। उसका असर हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। और मोदी जी कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस उसके खिलाफ ही कदम उठाएगी। वो व्हाइट पेपर ला रहे हैं तो ये ब्लैक पेपर लेकर के आएंगे। कुछ भी मतलब आप कुछ समझ में आता है कि इनके ब्लैक पेपर का मतलब क्या है और जो कुछ ब्लैक पेपर में कहा गया है? मुझे तो मोटे तौर पर बस यही समझ में आया कि साहब इन 10 सालों में विपक्ष के 411 एमएलए इन्होंने तोड़ लिए, अपने में मिला लिए। और ये सब 10 साल जो हैं ये अन्याय के साल हैं। किसके साथ अन्याय के? मतदाता कुछ अन्याय कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं ये कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और जब ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं तो अन्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं तो साथ में एक न्याय शब्द भी जोड़ दिया है। तो ये अन्याय और न्याय पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए सर, अगर कल तक आपको मनमर्जी करने का अधिकार था और कोई पूछता नहीं था तो आपको लगता था कि इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया अब आपको रूल के हिसाब से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और लाइन से ही आपका नंबर आएगा, तो आपने कहा देखिए आप अन्याय कर रहे हो। तो फर्क इतना है कि हिंदुस्तान में पहले रूल ऑफ लॉ नहीं था, हर आदमी मनमर्जी करता था। किसी को जब मंत्री आप देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनते थे। राहुल गांधी साहब ने अपनी ही सरकार का बिल पब्लिकली फाड़ दिया। कम से कम जो भी डिस्कस करना था आप इंटरनल कैबिनेट मीटिंग में कर लेते या मनमोहन सिंह जी के घर जाके मिल लेते या उनको बुला लेते। कुछ भी आपको जो उचित लगता करते और बोलते कि इसको हम पास नहीं करेंगे। ठीक है, आपने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया लेकिन इसको पास नहीं करना है। तो वो टलता रहता, आप वोटिंग ही नहीं कराते उसमें। तो तरीके हैं काम करने के। कहने का मतलब ये है सर कि इस पूरे प्रोसेस को अब अगर आपको कहा जाता है कि आप लाइन से आएंगे और आप कहेंगे नहीं जी लाइन से मैं कैसे आऊं, मैं तो युवराज हूं, जो मोदी जी उनके बारे में बोलते हैं, तो निश्चित रूप से किसी की तो स्वाधीनता पे आप डंडा मार रहे हो। और जब आप डंडा चला रहे हो तो निश्चित रूप से आजादी खतरे में। तो आजादी का मतलब अगर लॉलेसनेस था तो निश्चित रूप से ऐसी आजादी पे ताला लगना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन अगर हम ये कहें कि देश में कानून खत्म हो गए हैं, देश में एमएलए टूट गए हैं, तो भाई सवाल ये है कि एमएलए तोड़ क्यों रहे हो, जा क्यों रहे हैं एमएलए? आज भी देखिएगा आप आने वाले दिनों में, अब तो लोकसभा का चुनाव है, कितने लोग अपने अपनी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो ये देखता है कि उसका भविष्य किधर है। आप ये क्यों मानते हो कि ये सब साधु संत है, ये समाज सेवा के लिए आए हैं, ये अपनी सेवा के लिए आए हैं। तो अगर 470 एमएलए टूट के बीजेपी में गए हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो 470 राजनीति में आए किस लिए थे? कोई समाज सेवा करने आए थे? उनको टैक्स पेयर के पैसे पे मस्ती करनी थी। अब उनको लगता था कि यार अपोजिशन में बैठेंगे तो मस्ती नहीं हो पाएगी, तो जिधर से मस्ती होगी उधर चलते हैं। कल को अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करती है तो बहुत सारे बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस में जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से लोग छोड़ के कांग्रेस में नहीं गए। प्रॉब्लम यह है कि वो ट्रेंड कम हुआ है क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद बीजेपी आने वाले समय में फिर सत्ता में रहेगी, तो बेहतर है यार सत्तारूढ़ दल के साथ रहो। क्योंकि 90% पॉलिटिशियंस का एक ही, और आई विल से 100% पॉलिटिशियन का लाइफ में एक ही एजेंडा होता है कि मुझे सत्तारूढ़ दल में रहना है। उसका पार्टी आइडियोलॉजी से बहुत कुछ लेना देना होता नहीं है। तो जो सत्ता में रहेगा, आप कोलिशन इंडिया अलायंस क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको सत्ता में आना है। अगर आपको जनसेवा करनी है तो इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत नहीं, आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करिए। लेकिन सबको सत्तारूढ़ दल में रहना है तो 470 क्यों? अगर अगले 1000 लोग और टूट के बीजेपी में आ जाए तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिरादरी ही ऐसी है जिसको सिर्फ सत्ता से ही मोह है, नाम ब्रांड सिंबल से कोई लेना देना। बिल्कुल सही बात कर। वैसे एक गाने की पंक्तियां याद आ रही हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्योंकि जो राहुल गांधी
लालू को रियायत देने वाले अध्यादेश की कॉपी फाड़ रहे थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके। उन्हीं लालू यादव से फिर उन्होंने जाकर के एक रेसिपी सीखी थी, अपने चैनल पे भी डाली थी और उसको लेकर के आलोचनाओं का शिकार भी वो हुए थे। और जरा देखिए, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी हेमंत सोरेन को पकड़ा गया भ्रष्टाचार के मामले में, ईडी ने गिरफ्तार किया और वो उनकी पत्नी से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है कि जो एक कैंचुली में थे ये लोग, राहुल गांधी उस समय हीरो बनना चाहते थे कि साहब आप सेफ वे दे रहे हैं लालू यादव को, ये ठीक नहीं है। और फिर ऐसे ही केस में इनकी लोकसभा की सदस्यता गई थी। सूरत कोर्ट से इनको जो 2 साल की सजा हुई थी, वो भी उसी कानून के तहत हुई थी, जिस कानून का ये उस समय समर्थन कर रहे थे एक तरीके से कि नहीं, इस तरह के भ्रष्टाचारियों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो राहुल गांधी और केजरीवाल एक्सपोज हुए हैं बिकॉज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ऐसा है सर, जो वक्त है ना वो सब चीजें एक्सपोज कर देता है। दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकत है वो है टाइम। आप कब तक किस चीज पे कब तक पर्दा डालेंगे, तो ये स्थिति सामने है। अब राहुल गांधी साहब ने जो इस बिल की फाड़ने की हमने बात करी, फिर लालू जी, कुल मिला के आप ये देख लीजिए ना सर, चाहे राहुल हो या अरविंद केजरीवाल हो, 31 जितने अगर दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सबसे एक निवेदन करूंगा, 31 जनवरी 2014 को आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिए केजरीवाल स्टेटमेंट 31 जनवरी 2014। 27 लोगों का नाम उन्होंने रिलीज किया था कि ये करप्ट लोग हैं। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया। सवाल अब ये है, उस 27 की लोगों की लिस्ट में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या थी सर? उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं था। करप्ट लिस्ट की लिस्ट में उस समय जब हर आदमी चारा घोटाले की चर्चा कर रहा था, उस लिस्ट में लालू जी का नाम नहीं था। जबकि पॉलिटिक्स में उनकी इमेज हम किस तरह से समाज में देखते हैं, लोग चर्चा करते हैं। हाँ, नहीं और आज 27 के 27 लोग, अरविंद केजरीवाल साहब उनकी मीटिंग में जाते हैं और वहां पीछे बोर्ड लिखा होता है वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। तो सर ये 10 साल का अंतर है। वो भी 14 था, 31 जनवरी 2014 की मैं बात कर रहा हूं, और ये जो व्हाइट पेपर है ये भी 14 और उसके बाद का आज तक का है, 24 के तक की आप कह सकते हैं, इस बजट तक की बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये अपने स्वार्थ के लिए जैसा हो वैसी परिस्थितियों में ढल जाते हैं, और लेकिन स्टेटमेंट ये देंगे हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन कोर्ट में एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि साहब आपने फर्जी आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाल दिया। कोर्ट आप एक बार भी जज को ये नहीं बोला कि साहब आप मोदी के इशारे पे काम कर रहे हो। एक बार बोलो तो सही, जो आप बाहर बोल रहे हो वही स्टेटमेंट अंदर रिपीट कर दो कोर्ट रूम में, मैं मान जाऊंगा कि आप में वास्तव में ईमानदारी है। तो ये सब स्टेटमेंट चलते हैं सर, पॉलिटिक्स है। अब क्या बोले उसके बारे में, जनता जानती है, कोई मूर्ख नहीं है, सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है। तो उस पे चर्चा करने का मुझे तो कोई इंटरेस्ट आता नहीं सर, क्योंकि ये कॉमन नॉलेज। आप लोगों को अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और इसे फॉरवर्ड भी करें ताकि बाकी लोग इसको देख पाएं। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की और ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।